नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा, एक बेहद संक्षिप्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का, इस कक्षा का नाम है, आज जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता या फिर इसे व्यक्तिगत भेद या वैयक्तिक भेद भी कहते हैं। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भेद क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके सिलेबस में है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अगर आपके सिलेबस में है, तो वहां से ऐसा मान लीजिए कि एक प्रश्न जरूर परीक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का आता है और एक कॉमन क्वेश्चन आता है। और कॉमन क्वेश्चन अमूमन कॉमन सेंस से हल भी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भेद इसके बारे में लिखा गया है, तो हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आइए, इस टॉपिक के बारे में जो जो चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कथन दिए हैं। महत्वपूर्ण कथन, पहली चीज तो हम ये जानेंगे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भेद जो होते हैं वो किस किस रूप में हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम जानेंगे आज के इसी वीडियो के अंतर्गत कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है, उस व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बिंदु समाहित होते हैं। क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर समाहित होते हैं। और 4 नंबर पर हम जानेंगे कि शैक्षणिक निहितार्थ क्या हैं या शिक्षण में किस प्रकार से इसकी उपयोगिता है। और ये जो सेक्शन है ये आपको एज अ टीचर भी इसका उपयोग करना है अपनी कक्षाओं में। तो शिक्षण में इसकी उपयोगिता या अध्यापक की क्या भूमिका रहनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब ये जो बात मैं यहां पर कह रहा हूं, इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले शिक्षण में उपयोगिता को, एक टीचर अगर अपनी कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वो ये जानता है कि 30-40 विद्यार्थी अगर उसकी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हर विद्यार्थी अपने आप में अलग है। कोई विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बहुत समृद्ध आर्थिक परिवेश से आया हुआ होता है, कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता, कोई शारीरिक रूप से किसी तरह की एक विसंगति से जूझ रहा होता है, कोई किसी मानसिक विसंगति से जूझ रहा होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई नहीं होता। तो इन सारी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को कैसा व्यवहार अपनी कक्षा में करना चाहिए और कैसे इन विभिन्नताओं को उसे समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, यही चीज व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आती है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानने से पहले हमें एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए और उनका नाम होता है साथियों फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन, जिन्हें हम वंशक्रम और वातावरण को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जिन्होंने जीव सांख्यिकी का जो सिद्धांत दिया था, मैथमेटिकल सिद्धांत जो दिया था वंशक्रम का, वही फ्रांसिस गाल्टन प्रसिद्ध हैं व्यक्तिगत भिन्नता के परीक्षण के लिए। उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं के परीक्षण किए थे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का परीक्षण। प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि किस मनोवैज्ञानिक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रथम परीक्षण के लिए याद रखा जाए, तो उत्तर होता है साथियों फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन के इस स्टेटमेंट को जानने के बाद कि फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के प्रयास किए थे, हमें 2 और मनोवैज्ञानिकों के नाम जानने हैं और उसमें सबसे पहला नाम आता है स्किनर का। स्किनर का यह कथन है जो आपको याद रखना है। हम व्यक्तिगत
भिन्नताओं को किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के मापे जाने योग्य पहलू को सम्मिलित करते हुए समझते हैं। सबसे पहला कथन स्किनर का कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता को या फिर वो कितना दूसरों से अलग है ये जानने के लिए जरूरी है उसके व्यक्तित्व के किसी ऐसे पहलू के बारे में जानना जिसे नापा जा सके या मापा जा सके, क्योंकि जब आप मापेंगे तभी तो आप पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति इससे थोड़ा सा अलग है। अब मान लीजिए एक कक्षा ऐसी है जिसमें सभी बच्चे एक औसत हाइट के हैं और उस कक्षा में एक बच्चा है 6 फुट का, तो आप उस हाइट के आधार पर ही तो कह पाओगे कि ये सब बच्चे जो हैं ये एक समान हाइट के हैं, जबकि ये एक बालक अलग हाइट का है और ये भी एक तरह की व्यक्तिगत भिन्नता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग हो सकता है या किसी समूह में वो बाकियों से कैसे अलग है, कैसे विभिन्न है, क्या उसके अंदर बाकी लोगों से अलग है या अंतर है उसके अंतर्गत। ठीक है, और इसको लेकर यहां पर एक और कथन हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और वो कथन है जेम्स ड्रेवर का। ड्रेवर औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता या भेद कहते हैं। ठीक है, ड्रेवर का कथन क्या है कि एक औसत समूह से कोई व्यक्ति किन शारीरिक मानसिक विशेषताओं के कारण अलग है या उसमें बाकी लोगों से कैसे कैसे अंतर हैं, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। अब आइए पहले खंड को हम यहां समझते हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन जाता है वो हमारा बनता है फ्रांसिस गाल्टन साहब वाला। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गाल्टन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वंशक्रम पर अपने परीक्षण करने के दौरान व्यक्तिगत भिन्नताओं के परीक्षण दिए थे, और गाल्टन के द्वारा दिए गए इन्हीं परीक्षणों को आधार बनाकर बाद में कई और परीक्षण देखने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं की, या व्यक्तिगत भेद के स्वरूप क्या क्या हैं, या किस किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत हो सकती है। तो किस तरह से आप व्यक्तिगत भिन्नता देख सकते हो दोस्तों। अब जो सेक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां से सदैव एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, याद रखना। एक सामान्य सवाल अगर व्यक्तिगत भिन्नता का बनता है
तो वो इसी चीज से बनता है, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग किस रूप में हो सकता है। मैं यहां पर आपके सामने 10-12 पॉइंट रखूंगा, आप उससे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके इतर भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए आपके सामने तो आपको उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता को करने वाले कारक। वो कौन से कारक हैं या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो सकता है। जब भी आप ऐसी चीजों को याद करें तो सबसे पहले एक शब्द जरूर याद कीजिए और वो है आनुवांशिकता। वंशक्रम एक ऐसी विषय वस्तु है, हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरों से अलग होते हैं। तो वंशक्रम के आधार पर दो व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। वंशक्रम के आधार पर दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, पहला पॉइंट। शारीरिक मानसिक रूप से दो व्यक्ति तो अलग अलग भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और आप अलग हैं, लेकिन मैं अपने सगे भाई से भी काफी भिन्न हूं, आप भी अपने सगे भाई बहन से भी काफी भिन्न हैं। तो यह एक पॉइंट यहां पर और बनता है कि एक ही माता पिता की संतान, एक ही माता पिता की संतान में भी व्यक्तिगत भेद, दृष्टिगत हो सकते हैं। ठीक है। और आनुवांशिकता के आधार पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के दो पक्ष होते हैं। पहला, आनुवांशिकता के आधार पर एक है अंतर वैयक्तिक भिन्नता और दूसरा है अंतरा वैयक्तिक भिन्नता। अंतरवैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय क्या है? अंतरवैयक्तिक भिन्नता का मतलब सिंपल सा है साथियों कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कितना अलग है। मान लीजिए मुझे चाय पीनी पसंद है लेकिन आपको कॉफी पीनी पसंद हो सकती है, तो मैं अपने भेद के साथ आपको, एक दूसरे व्यक्ति को चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कितना अलग हूं, दूसरा किसी तीसरे से कितना अलग है। तो यह कैसा विभिन्नता है, यह कैसा भेद है? यह है अंतरवैयक्तिक, जहां आप दो व्यक्तियों के बीच में अंतर करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि अंतरावैयक्तिक भिन्नता क्या होती है? जिसमें व्यक्ति स्वयं के अंदर ही भेद जानने की कोशिश करे। जैसे मान लीजिए आपको फल खाने पसंद हो सकते हैं, मुझे फल खाने पसंद नहीं है, तो यह अंतरवैयक्तिक भिन्नता है। लेकिन आपको हो सकता है फल में तरबूज खाना पसंद हो, सेब खाना पसंद नहीं हो।
आपको हो सकता है नारियल खाना पसंद हो, आपको अमरूद पसंद नहीं हो। तो यह अंतरा है, क्योंकि आपने अपने अंदर कितने व्यक्तिक भेद छिपा रखे हैं, यह किससे पता चलती है? अंतरा व्यक्ति से। मैं फिर दोहरा देता हूं, अंतर्वैयक्तिक जिसमें दो व्यक्तियों के बीच की भिन्नता को आप चेक कर रहे हो, और अंतरा व्यक्तिक जिसमें एक व्यक्ति के अंदर स्वयं में क्या अंतर है, क्या विभिन्नताएं हैं, क्या भेद हैं, उसको हम जानने का प्रयास करें। तो आनुवांशिकता यहां पर क्लियर होती है। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों वातावरण। ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि वंशक्रम और वातावरण ये दोनों विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो व्यक्ति का समग्र जो विकास होता है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि गुणनफल के रूप में वंशक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में वातावरण व्यक्ति के अंदर वैयक्तिक भेद में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब वातावरण कैसा? वातावरण साथियों सामाजिक हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी तरह के समाज से आता है, कोई व्यक्ति किसी और प्रकार के समाज से आ सकता है। वातावरण सांस्कृतिक भी हो सकता है। हम सब अलग अलग संस्कृति से आते हैं। भाई एक राजस्थान का व्यक्ति है, एक महाराष्ट्र का व्यक्ति है, एक पंजाब का व्यक्ति है, एक तमिलनाडु का व्यक्ति है। अलग अलग संस्कृति से आते हैं और इन अलग अलग संस्कृतियों के कारण उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग समाज से जब हम आते हैं तो हम में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। भौगोलिक परिवेश के कारण या भौतिक वातावरण, जिसको मैं ज्यादा बेहतर ढंग से कहूं, भौतिक वातावरण भी हम में अलग अलग तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो हमारा जो भौतिक वातावरण है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चीन से है, चाइना से है, तो उसका एक अलग ही चेहरा मोहरा होगा। कोई निग्रो है व्यक्ति तो उसका एक अलग चेहरा मोहरा होगा। राजस्थान के व्यक्ति अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो वातावरण है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वातावरण का व्यक्ति के सामाजिक पक्ष पे, सांस्कृतिक पक्ष पे, हर तरह के पक्ष पर असर पड़ता है। व्यक्ति किस प्रकार के संवेगात्मक माहौल से आता है यह भी अपनी भूमिका निभाता है। तो संवेगात्मक परिवेश, तो आप देख सकते हैं आर्थिक परिवेश एक कॉमन सी बात है। अक्सर लोग नहीं कहते कि ये तो मिडिल क्लास लोग हैं, ये हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं। तो मिडिल क्लास लोग, एक तरह की अलग सोच होगी उनकी। अक्सर आप ऐसी बातें सुनते हो अपने आसपास के लोगों से। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी हमारे अंदर एक तरह की व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न करती है। तो ये सब व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मैं बहुत डिटेल में इस सामान्य से टॉपिक को आपको समझाते हुए चल रहा हूं ताकि इससे जुड़ा हुआ जो एक बेहद कॉमन सा क्वेश्चन है वो हमारा गलत ना हो। अगला व्यक्तिगत भेद हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। हालांकि मैंने भौतिक परिवेश में इसकी बात कही थी, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति जिस तरह की प्रजाति से आता है, जैसे मान लीजिए कोई निग्रो है, वही बात मैं फिर कह रहा हूं, कोई व्यक्ति एशियन है, एशियाई है, कोई व्यक्ति यूरोपियन है, तो उस जिस प्रजाति का वो है, जिस तरह की उसकी राष्ट्रीयता है, उसके आधार पर उसमें भिन्नता हो जाती है। तो एक सिंपल सा पॉइंट यहां पर बनता है कि प्रजाति एवं राष्ट्रीय परिदृश्य, किस तरह के देश से आप आते हो, परिवेश व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आयु, बुद्धि, परिपक्वता। आयु, बुद्धि, परिपक्वता। भाई आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का विकास होगा।
और जैसे व्यक्ति का विकास होता जाएगा वैसे वैसे उसमें भिन्नता आती जाएगी। मान लीजिए कोई एक 10 वर्ष का बच्चा है और कोई एक 25 वर्ष का बच्चा है, क्या हम इन दोनों को एक बराबर मान सकते हैं कि तराजू पर तोल सकते हैं? नहीं, दोनों में अपनी समानताएं होंगी, अपनी खूबियां होंगी, अपनी कमियां होंगी। तो इस हिसाब से आप इसे कह सकते हो कि आयु, बुद्धि, परिपक्वता, आयु में वृद्धि, विकास को प्रभावित करती है। आयु में वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। यह बुद्धि पर प्रभाव उत्पन्न, यह बुद्धि पर प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी कारण व्यक्तिगत भेद, दृष्टिगत और परिपक्वता आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता, भाई परिपक्वता अगर विकास को प्रभावित कर रही है, विकास व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भिन्नता तो है ही। जाहिर सी बात है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो 15 महीने का हो तब चलना शुरू कर दे, एक व्यक्ति 13 महीने का हो तब चलना शुरू करे, एक व्यक्ति 1.5 साल का हो तब चलना शुरू करे, एक व्यक्ति 11 महीने का हो तभी चलने लग जाए। तो ये सारी चीजें एक तरह से हमारी व्यक्तिगत भिन्नता पर अपना अपना असर उत्पन्न करती हैं। उसके बाद एक और व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़ा हुआ पक्ष आ जाता है और वो है लिंग, जेंडर। दो तरह के जेंडर हम जनरली मानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। यह एक आनुवांशिक कारक है जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत भेद उत्पन्न होते हैं। अब पुरुष स्वभाव से उग्र होगा, कठोर होगा, सख्त होगा। महिलाएं स्वभाव से मृदुल होती हैं, कोमलांगिनी होती हैं। पुरुष शारीरिक श्रम वाले जो काम है वो बहुत तीव्रता से कर सकता है। महिलाएं जो हैं उनके अंदर संवेगात्मक स्थिरता पुरुष के मुकाबले ज्यादा होती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके कारण है? लिंग के कारण, जेंडर के कारण। और इसी कारण आप इसको एक व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक स्थिति व शिक्षा। हम सब आर्थिक रूप से अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग स्थिति के होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत संपन्न आर्थिक परिवेश से आता है, कोई बहुत सहज सरल आर्थिक परिवेश से आता है, और उसके उस आर्थिक परिस्थिति का असर उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। भाई कोई अगर बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है वो पैसों को खर्च करने में या नई सुख सुविधाओं का भोग करने में बहुत सहज होगा, और उसने उन सारी सुविधाओं को भोगा होगा, और इस सुविधाओं को लेने के कारण, उनका यूज करने के कारण उसके अंदर उन चीजों के बारे में जानकारी होगी जो कि हम मान लीजिए अगर सामान्य परिवेश के आते हैं, सामान्य आर्थिक स्थिति के आते हैं तो हमें नहीं पता होगी।
अब जैसे हमारे मान लीजिए ग्रामीण परिवेश के कुछ लोग हैं जो अब जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो वो हो सकता है हवाई जहाज का उपयोग ना कर पाए, और कुछ जो शहरी परिवार के हैं वो कर लें। गांव में अगर मान लो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो तो लोग अपने संतान को पढ़ा नहीं पाए, और संतान पढ़ नहीं पा रही है तो उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। जबकि कुछ परिवारों के अंदर अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं, अंग्रेजी की शिक्षा दे सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं, शहरों में विदेशों में पढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब आर्थिक स्थिति व्यक्तिगत भेद उत्पन्न करती है। शिक्षा एक प्रमुख कारक है जिसके कारण व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके चलते व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है। आर्थिक स्थिति और शिक्षा के बारे में हमने जाना। अब आइए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, वो है स्वास्थ्य। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। सबसे पहली प्राथमिकता व्यक्ति की होती है उसका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ बेहतर है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होंगे, संवेगात्मक स्वस्थ रूप से स्वस्थ होंगे तो फिर एक तरह से समग्र रूप से आप हेल्दी होंगे। और जब व्यक्ति हेल्दी होगा वो बाकियों के मुकाबले बेहतरीन निष्पादन कर पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारण में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर कि भाई स्वास्थ्य अगर व्यक्ति का अच्छा होगा तो उसमें मोटर एक्टिविटीज करने की योग्यता भी होगी। एक तरह से मान सकते हैं, चीजों को आप लिंक करने के लिए मान लीजिए। हालांकि स्वास्थ्य में और गत्यात्मक योग्यता में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, प्रभावित जरूर स्वास्थ्य व्यक्ति गत्यात्मक योग्यता को करता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं गत्यात्मक योग्यता आखिर होती क्या है। तो गत्यात्मक योग्यता का मतलब है मोटर एक्टिविटी। आपने जिम्नास्टिक करने वालों को देखा होगा, आपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करने वाले बहुत से लोगों को जाना होगा जो अपने शरीर का किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उससे कुछ भी इस तरह के मुद्राएं बना सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो बहुत से काम कर सकते हैं। ये सारी मोटर एक्टिविटीज गत्यात्मक योग्यताएं हैं। कोई ऐसा कार्य जिसको कोई एक व्यक्ति बड़ी कुशलता से कर ले और उस कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति कर ही ना पाए, तो किसी कार्य को कुशलता से कर लेना, शारीरिक रूप से कौशल होना किसी कार्य का, वो किसके अंतर्गत आएगा? गत्यात्मक योग्यता में। तो गत्यात्मक योग्यता शारीरिक निष्पादन को प्रभावित करती है। और
शारीरिक निष्पादन को प्रभावित करती है। इसका सिंपली मतलब यह निकलता है कि जिस व्यक्ति में गत्यात्मक कौशल होगा वो बाकियों के मुकाबले किसी काम को और बेहतर कर सकता है, और इसलिए गत्यात्मक योग्यता की वजह से भी व्यक्तिगत भिन्नताएं दृष्टिगत हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट हमें मिलता है, वो है पृष्ठभूमि का। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि, गांव के लोग अक्सर शहर वाले को दूर से देखते ही पहचान जाते हैं कि यार ये शहर का है, और शहर वाले जाहिर सी बात है हम ग्रामीण परिवेश के लोगों को देखते पहचान जाते हैं कि ये गांव का है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के बैकग्राउंड से हम आते हैं वो चाहे सामाजिक हो, वो चाहे जातिगत हो, वो चाहे आर्थिक हो, उसके आधार पर हम में बहुत सी चीजें आ जाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस बैकग्राउंड के कारण, इस पृष्ठभूमि के कारण। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारी पृष्ठभूमि, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे वो पृष्ठभूमि जातिगत हो, चाहे वो पृष्ठभूमि हमारी भौगोलिक हो, ठीक है, हमारे व्यवहार और निष्पादन को प्रभावित करती है। भाई मैं अगर मान लीजिए ग्रामीण परिवेश का हूं तो मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो किसी शहरी व्यक्ति में नहीं होंगी। कोई व्यक्ति शहर का है तो वो काफी अलग होगा। हम जब कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ना कि यार ये जो एक बच्चा है ये शहर का है, एकदम प्रॉपर, कोई दिल्ली का, बंबई का, ऐसे शहर का, एकदम महानगर का बच्चा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जन्म स्थान, निवास स्थान, जाति, क्षेत्र, ये सब किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि इन सब के आधार पर कोई व्यक्ति पृष्ठभूमि के तौर पर दूसरे से अलग हो सकता है। फिर आइए बात करते हैं मानसिक विकास की। व्यक्ति के मानसिक विकास से जुड़े हुए जितने भी पक्ष होते हैं उनके आधार पर व्यक्ति दूसरों से अलग होते हैं। तो मानसिक विकास को मैं मानसिक कौशल के नाम से संबोधित कर रहा हूं। मानसिक कौशल के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। मानसिक कौशल के आधार पर कैसे? जैसे कि मान लीजिए चिंतन, कल्पना, तर्कणा, सृजनात्मकता आदि। ये जितनी भी चीजें हैं, स्मृति कौशल इसके अंतर्गत आ सकता है, निर्णयन की क्षमता आ सकती है। तो मानसिक कौशल जैसा भी है या व्यक्ति का मानसिक विकास जैसा भी है, वो सभी किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भिन्नता पर अपना असर उत्पन्न करते हैं। मानसिक विकास से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करेंगे। तो हेडिंग भी आप कुछ इसी तरह से इसको परिवर्तित कर लीजिए, मानसिक विकास से संबंधित बिंदु, वो सारे बिंदु जो व्यक्ति के
मानसिक विकास से जुड़े हुए हैं वो किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं। अब आइए संवेगात्मक स्तर की बात कर लेते हैं। संवेगात्मक पक्ष। प्रत्येक व्यक्ति में संवेगों का समूह दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, जिसके आधार पर वैयक्तिक भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। भाई कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्सैल है, कोई व्यक्ति कम गुस्सैल है, कोई शर्मीला ज्यादा है, कोई ज्यादा शर्मीला है, किसी को डर नहीं लगता, किसी को ज्यादा डर लगता है, कोई बहुत अपनत्व से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी है, कोई बहुत अंतर्मुखी है। तो ये सारे संवेगात्मक पक्ष जो हैं ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनके आधार पर भी हम व्यक्तिगत भेद देख पाते हैं। उसके बाद आती है कुछ विशेष योग्यताएं। हर व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग योग्यताएं होती हैं, जो किसी में होंगी, किसी में नहीं होंगी। अब क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, तेंदुलकर हर कोई थोड़ी बन सकता है। गाना तो हर कोई गाता है, लता मंगेशकर हर कोई नहीं बन सकता। पढ़ाई और देश के प्रति, अपने काम के प्रति लगन तो सब में है, लेकिन कलाम साहब या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहब जैसा व्यक्ति हर कोई नहीं बन सकता। तो इसलिए ये कुछ विशेष योग्यताएं हर व्यक्ति में होती है, भगवान की दी हुई होती हैं, जो उसे सामान्य योग्यताओं के बावजूद, सामान्य रूप से योग्यताएं तो सब में है, लेकिन उसमें जो उसकी विशेष योग्यताएं हैं वो विशेष योग्यताएं उसे दूसरों से अलग कर देती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं उसे दूसरे से अलग बनाती है, ठीक है। अच्छा, ये व्हाइट पेन से लिखा गया क्या? इसको थोड़ा सा, ये भी व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो गया, संवेगात्मक पक्ष वाला पॉइंट है ना। चलो कोई बात नहीं। विशेष योग्यताओं के बाद हम बात करते हैं ग्रहण शक्ति के बारे में। ग्रहण शक्ति, मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर चीजों को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो दूसरों से अलग है, ठीक है। ग्रहण कौशल या शक्ति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है। ठीक है। और अंतिम पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इन सभी योग्यताओं का समूह जो है एक तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, तो व्यक्तित्व के स्तर पर भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं।
किसी का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, किसी का व्यक्तित्व कैसा। अगर व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता तो हम पिछली वीडियोस में व्यक्तित्व के प्रकार नहीं पढ़ते, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी। भाई टाइप थ्योरी को जब अपन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, हिपोक्राइट्स कहते हैं कि कुछ लोग में पीले पित्त की प्रधानता होती है, कुछ लोगों में काले पित्त की प्रधानता होती है। तो जब ये प्रधानता होती है इसका मतलब पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले से अलग है, कुछ अंतर्मुखी है, कुछ बहिर्मुखी है, यानी अंतर्मुखी अलग है, बहिर्मुखी अलग है, कुछ आपके एक्टोमॉर्फिक है, कुछ एंडोमॉर्फिक है, कुछ मीजोमॉर्फिक है, तो ये भी एक दूसरे से अलग है। तो जो हम अलग अलग कहने की ही बात कह रहे हैं इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नता तो है ही। तो व्यक्तिगत भिन्नता के या व्यक्तित्व के स्तर पर भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तित्व के स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है, दृष्टिगत होती है। ठीक है, व्यक्तित्व के स्तर पर भी व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई दे सकती है। तो ये कुछ पॉइंट हमने व्यक्तित्व से जुड़े हुए, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़े हुए देखे। अब आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो लिखिए यहां पर हेडिंग महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के चलते भिन्नता के कारण व्यक्ति में विभिन्न शील गुणों में विचलनशीलता या विभिन्नता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबिलिटी, दृष्टिगत होती है। ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो विचलनशीलता, एक प्रासामान्यता। दृष्टिगत होती है। विचलनशीलता का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता अगर है, मान लीजिए मैं आपसे किसी रूप में भिन्न हूं, आप किसी व्यक्ति से किसी रूप में भिन्न हो, इसका मतलब कुछ गुण तो ऐसे आप में जरूर हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, जो दूसरों से अलग हैं, जिन गुणों के कारण एक तरह की भिन्नता दृष्टिगत हो रही है। भाई गुण अगर अलग ही नहीं होते दो लोगों में तो फिर उनमें भिन्नता कैसे होती। तो पहला पॉइंट यहां पर बनता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के फलस्वरूप, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण व्यक्तियों के अंदर जो गुण होते हैं उनमें विचलनशीलता देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण प्रासामान्यता दृष्टिगत होती है। व्यक्तिगत गुणों में प्रासामान्यता यानी नॉर्मैलिटी का भाव होता है, नॉर्मैलिटी का भाव होता है। जब हम बुद्धि लब्धि को पढ़ते हैं तब इस बात का हम जिक्र भी करते हैं, और बहरहाल मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या है। इस नॉर्मैलिटी या प्रासामान्यता का मतलब यह है कि अगर एक वर्ग में, यानी कि 100 लोगों के एक समूह में अगर आप किसी भी गुण की व्यक्तिगत भिन्नता को नापें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनमें वो गुण बहुत कम होगा और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनमें वो गुण बहुत ज्यादा होगा।
बाकी सामान्यतः लोगों में वो गुण सामान्य रूप से ही मौजूद होता है। जैसे मान लो हाइट है, अब एक कक्षा के अंदर हम जब बात करते हैं सामान्य रूप से, मैं कोई विशिष्ट बात नहीं कर रहा हूं कि कोई बास्केटबॉल खेलने वाली टीम की, नहीं, एक सामान्य विद्यालय में आप जाइए, एक सामान्य कक्षा के अंदर एंटर हो जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि सामान्य रूप से सभी बच्चों की हाइट एक बराबर है। कोई एकाध बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो, और एकाध ऐसा हो सकता है जिसकी हाइट बहुत कम हो। या फिर आप इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि, आईक्यू की अगर बात करें तो एक 50 बच्चों की कक्षा में कोई एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होंगे, मेधावी होंगे, और ऐसे ही दो चार बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ढपोर शंख टाइप के होंगे। बाकी ज्यादातर बच्चे औसत रूप से सामान्य सा निष्पादन करते हैं। और इसीलिए ये एक बार प्रश्न भी आया हुआ है, रीट में एक बार पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो कर्व बनता है वो क्या एक और झुका हुआ होता है? नहीं साथियों, वो एक और झुका हुआ नहीं होता, वो प्रायः एक प्रकार का घंटाकार कर्व होता है जो कि एक तरह से दोनों तरफ से अपने माध्य के बराबर होता है, एक जैसा दिखाई देता है, समान होता है। तो इसीलिए प्रसामान्यता का भाव जो है वो भी देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट जो यहां बन जाता है वो ये है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण वृद्धि की दर में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। भाई व्यक्तिगत रूप से लोग भिन्न होंगे तो उनकी जो ग्रोथ है, चाहे मैं शारीरिक ग्रोथ की ही बात कर लूं, चाहे मैं बाल विकास में जब हमने ग्रोथ को समझा है उसी ग्रोथ की मैं बात करूं, तो भी वृद्धि की दर में विभिन्नता तो देखने को मिलती ही है। और वो क्यों मिलती है? वो सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि दो लोग व्यक्तिगत रूप से कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें विभिन्नता आएगी तो उनकी ग्रोथ में भी भिन्नता होगी, उनके विकास में भी भिन्नता होगी। तभी तो हम विकास के सिद्धांत में यह पढ़ते हैं कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। डेवलपमेंट परपोजेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, तो विभिन्नता देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। वृद्धि में जब विभिन्नता देखने को मिलती है तो मैं यह भी कह सकता हूं कि व्यक्ति अगर किसी रूप से भिन्न है, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई नहीं है, कोई मानसिक रूप से कौशल से युक्त है, कोई नहीं है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस व्यक्तिगत भिन्नता का असर उस व्यक्ति के अधिगम पर भी पड़ेगा। भाई कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो कक्षा में आप जो पढ़ाओगे फटाक से याद कर लेगा, और आपने मान लो उसको पढ़ाया और वो इंटेलिजेंट नहीं है ना, वो देख तो रहोगे कि क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, समझ में को नहीं आ रहे हो। ये इंटेलिजेंस भी तो एक तरह की व्यक्तिगत भिन्नता है, आईक्यू भी तो एक तरह से व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करेगा। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है आईक्यू, इंटेलिजेंस, बुद्धि, हमने बात करी अभी कुछ ही देर पहले। तो इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अधिगम की दर में भी भिन्नता होती है, अधिगम की दर में भिन्नता दृष्टिगत होती है। अधिगम की दर में भी भिन्नता दृष्टिगत होती है, किसकी बदौलत? व्यक्तिगत भिन्नता की बदौलत। व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट है जिनको हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह परीक्षा में भले ही पूछा ना जाए लेकिन एज अ टीचर आपको इस पॉइंट का जरूर याद रखना है। व्यक्तिगत भिन्नता में एक शील गुण का अंतर अन्य गुणों को प्रभावित करता है। मान लीजिए कक्षा में एक बच्चा है जिसकी हाइट बहुत कम है, क्या आप कह सकते हैं कि उस बच्चे की हाइट कम है, इस बात का कभी भी उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ेगा, वो 1% भी हीन भावना से अपनी कक्षा में ग्रसित नहीं होगा? नहीं ना,
ठीक है, समय आने के साथ साथ वो इस बात को समझ जाए, लेकिन शुरुआत में तो उसको जब साथी दोस्त बच्चे चिढ़ाएंगे तो वो परेशान होगा ही। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि अगर एक शील गुण कैसा भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो ट्रेट उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया हो उस व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या नकारात्मक परिवर्तन लेकर आया हो, लेकिन वो सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन चाहे दोनों में से कैसे भी हो, उसके व्यक्तित्व के अन्य गुणों को जरूर प्रभावित करेंगे। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, उसके व्यक्तित्व के अन्य गुणों को भी ये प्रभावित करेंगे। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला पॉइंट ये है वही बात जो इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता और वातावरण। तो इसकी बात हमने शुरुआत में भी कर ली थी कि आनुवांशिकता सारे गुणों का की जो खान है, खदान है ना दोस्तों, वो यही है, आनुवांशिकता और या वंशक्रम और वातावरण। जितने भी गुण आपने पढ़े हैं, हम अब तक पिछले 15 हमने पॉइंट से भी इससे पहले देखे हैं, वो 15 के 15 पॉइंट अगर आप क्लब करना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इन दो शब्दों के अंदर हो सकते हैं, एक है वंशक्रम और दूसरा है वातावरण। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, वंशक्रम और वातावरण व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। बस इतना सा पॉइंट है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसे जरूर कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यह क्वेश्चन आया हुआ भी है कि दो व्यक्ति हमेशा समान हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कन्फर्मली नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना कोई गुण तो ऐसा होगा जो दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा। क्या समान बुद्धि लब्धि, क्योंकि गुण तो एक जैसे हो सकते हैं, गुणों का समूह अलग अलग हो सकता है। दो लोगों की मान लो बुद्धि लब्धि एक जैसी है, एक की बुद्धि लब्धि भी IQ 120 है, दूसरे की भी 120 है, यानी सामान्य से बहुत ऊपर है, अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या इसके बावजूद दोनों के जो निष्पादन होंगे, एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगी, वो बिल्कुल एक जैसी हो सकती है? नहीं, कोई भी और ऐसा कारण हो सकता है जो उनके परफॉर्मेंस को अलग अलग कर दे। अलग अलग हो भी, एक जैसी हो भी सकती है, लेकिन आप कंफर्म नहीं कह सकते। अलग अलग होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला कोई एक कारक नहीं है, ऐसे हजारों कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को वंशक्रम वातावरण के अंतर्गत आते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण बिंदु, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, जो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, भविष्य में शिक्षक बनेंगे। तो सवाल इस तरह का भी आपकी परीक्षा में आ सकता है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को समझते हुए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस से इन सवालों के जवाब ज्यादा बेहतर दिए जा सकते हैं। मैं अक्सर कक्षा में ऑफलाइन भी कहता हूं, ऑनलाइन भी कहता हूं, यूट्यूब पर भी यही कहता हूं कि इस तरह के सवालों को अपने ऊपर, अपने दिल पे रख के सोचिए कि मैं अगर शिक्षक हूं, मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा हूं, तो क्या मुझे यह कार्य करना चाहिए, क्या मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता से भरे हुए अगर उसके कक्षा में बच्चे हैं तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। आंसर उसमें था कि उसे बच्चों को स्वाध्याय पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? इसका आंसर यह हुआ क्योंकि स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी इंटेलिजेंट बच्चा तो कर लेगा, लेकिन मंदबुद्धि बच्चा नहीं कर पाएगा। तो एक टीचर से यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि 40 के 40 बच्चों को या 50 के 50 या 100 के 100 बच्चों को कह दे कि भाई ये टॉपिक तुम अपने हिसाब से करके आ जाना। दैट्स इट। इसलिए आपको मैं ये टॉपिक थोड़ा सा समझा रहा हूं, आप भी इसे कॉमन सेंस से इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आपका इस टॉपिक का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, किसी भी सूरत हाल में गलत नहीं होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण, या व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, एक पॉइंट ऐसा है जो हमेशा से एक बड़े डिबेट का विषय बना हुआ रहता है कि क्या एक कक्षा में एक जेन्युइन संख्या हो विद्यार्थियों की। आप स्वयं सोच के बताओ, अगर एक कक्षा में मान लो 2000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं
और उनको एक टीचर क्लास में 8वीं क्लास के अंदर उन्हें पढ़ा रहा है मान लो, तो क्या वो टीचर इंडिविजुअली हर बच्चे पर ध्यान दे पाएगा? क्या वो टीचर व्यक्तिगत रूप से हर विद्यार्थी की जो कमियां हैं, खूबियां हैं, उनको पहचान पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, बिन तो खुद की सही फुर्सत कौन पड़ती, दूसरा तो क्या पहचान सी। तो सिंपल सी बात यही है, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, व्यक्तिगत भिन्नता को जब ध्यान में रखे शिक्षक, तो यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कक्षा में जो संख्या हो विद्यार्थियों की वो सीमित हो। तो यहां पर पॉइंट पहला बन जाता है कि कक्षा का आकार, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक विद्यार्थी इतने नहीं होंगे कि वो टीचर उस कक्षा में बैठा हुआ इंडिविजुअली हर विद्यार्थी को ध्यान में दे सके, तब तक वो टीचर जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अध्यापन नहीं करवा सकता। पहली चीज तो मान लो ये चीज भी हो गई। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण बात, पाठ्यक्रम निर्माण की। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा और अपने विद्यालय जीवन में भी इस चीज का अनुभव किया होगा, या जो आप जैसे आप कलाम के जो टॉपिक्स को पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज को देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार शुरू में 2-4 क्वेश्चन तो इतना सरल हो कि मन में कर लिया, और फिर धीरे धीरे ज्यां ज्यां आगे पढ़ता जाओ, नवी क्वेश्चन जगह कल्ला होता जाए। इसका मतलब प्रश्न शुरुआत में तो सरल होते हैं और बाद में धीरे धीरे उनका एक्सपर्टीज लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। आपने आरबीएससी की पुस्तकें देखी होगी, एनसीईआरटी के अंदर जो पीछे लास्ट में क्वेश्चन देखे होंगे, वो भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं। वो इस तरह से डिजाइन क्यों किए हुए होते हैं? वो इस तरह से इसलिए डिजाइन किए हुए होते हैं, उस पाठ्यक्रम को इस तरह से इसलिए निर्धारित किया हुआ होता है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करने वाली समिति यह जानती है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल सारे इंटेलिजेंट ही नहीं होंगे, कुछ सामान्य विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ सामान्य से कम बुद्धि लब्धि के भी हो सकते हैं। ऐसे में हर विद्यार्थी को उसे पढ़ते हुए प्रेरित अनुभव करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो पहले क्वेश्चन को देखते उसे लगे कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे उसे सरल तरह के क्वेश्चन दो, तो जो इंटेलिजेंट होगा तो वो तो सारे अच्छे कर लेगा, और जो इंटेलिजेंट नहीं होगा वो हो सकता है कि शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन अच्छे करे और उसके बाद उसे डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाए, तो उसे समझ में आ जाए कि मैं अभी इतना अच्छा हूं और अभी इतना % मेरे अंदर कुछ कमी है। यानी मान लो ऐसे हो सकता है कि 60% तो मैं बेहतर हूं और अभी 40% मुझे अपने निष्पादन में और सुधार की जरूरत है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह पॉइंट बनता है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का चयन हो। शिक्षण विधि का चयन जो है वो विद्यार्थियों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बालक व बालिकाओं की रुचि अभिरुचि
अभिवृत्ति के अनुसार हो। जो बच्चों का इंटरेस्ट है, आपने देखा होगा कि जब आप कक्षा में पढ़ते थे तो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो गणित में एकदम डफोड़ थे, लेकिन जब उनको गेम्स के पीरियड में फुटबॉल खिलाया जाता, खो खो खिलाया जाता, तो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में वो क्लास के अंदर परफॉर्म करते थे। तो इसका मतलब हर विद्यार्थी के अंदर अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, और ऐसे में पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षण का निर्धारण, टीचिंग उन्हीं रुचियों, उन्हीं अभिवृत्तियों और उन्हीं अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एप्टीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, कैसी चीजें उसे पसंद है, कहां वो श्रेष्ठ निष्पादन कर सकता है, वही ध्यान में रखते हुए आपको उसे पढ़ाना चाहिए। एक लाठी से सारी भैंसों को नहीं हाँका जा सकता, या सारी भेड़ बकरियों को नहीं हाँक सकते। एक लाठी से किसी को पुचकार के आगे बढ़ाना होता है, किसी को थोड़ा सा डांट के, किसी को डर दिखाकर। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी व्यक्ति के शिक्षण को तैयार करना चाहिए, या किसी कक्ष में शिक्षण को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात जिस पर अक्सर हमारी जो शिक्षण पद्धति है जो ध्यान देना भूल जाती है, कि शिक्षा जो है उसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब हर विद्यार्थी तो कलेक्टर नहीं बन सकता, हर विद्यार्थी तो फर्स्ट ग्रेड नहीं कर सकता, हर विद्यार्थी तो रीट क्लियर नहीं कर सकता, हर विद्यार्थी आरएएस नहीं बन सकता, हर विद्यार्थी पटवारी नहीं बन सकता। तो ऐसे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकते, उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या प्रावधान करो? उन विद्यार्थियों के लिए भी तो कुछ प्रावधान होने चाहिए। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भी इसकी बात करी है, वोकेशनल एजुकेशन को प्राथमिकता देने की बात करी है, व्यावसायिक शिक्षा को भी आधार बनाया जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये, इस पर एक बार प्रश्न आया हुआ भी है, कि गृह कार्य जो बच्चे को आप दे रहे हो, गृह कार्य जो भी बच्चे को दे रहे हो, वह बालक की या विद्यार्थी की, गृह कार्य बालक की योग्यता, क्षमता, परिपक्वता, रुचि पर आधारित हो। जो एक बालक की योग्यता है, एक क्षमता है। अब एक चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो 15-16 घंटे तक केवल लिखने का काम कर सके, और उसको मान लो आप ऐसा गृह कार्य दे दो, तो ये गलत है। आपको जो गृह कार्य का निर्धारण है, गृह कार्य जो बच्चे को दिया जाना है, वो उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी जो कौशल है, उसके ऊपर आधारित हो। तो गृह कार्य। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मिला था वो था व्यावसायिक शिक्षा का। फिर रुचि, अभिवृत्ति और अभिरुचि के अनुसार बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए, उसकी बात कही थी हमने। उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि के चयन करने की बात कही थी हमने। पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्तिगत भिन्नता की बात की थी, और कक्षा में हमने विद्यार्थियों की संख्या के सीमित रखने की बात कही थी। इंडिविजुअली कक्षा में एक टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए कि अगर एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते हुए क्या करना चाहिए, कक्षा में अगर बच्चा अच्छा निष्पादन नहीं कर रहा हो तो उसे डांटना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा इसलिए निष्पादन अच्छा नहीं कर पा रहा हो क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं हो, उसको धीरे से समझ में आता, उसके अधिगम की दर जो है, विभेदीय दर जो है वो कम हो बाकी विद्यार्थियों के अनुसार। तो इसका सम्मान उस टीचर को करना चाहिए और उस बच्चे को और प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, सकारात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन दे, जिसके जरिए वो व्यक्ति और बेहतरीन निष्पादन कर सके। तो इस तरह के कॉमन सेंस से जुड़े हुए सवाल अगर कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, ऐसे सवाल अगर आए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दे पाएंगे। बहरहाल आइए, इस कक्षा में
में हमने जो भी चीजें जानी व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़ी हुई, उन्हें एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्किनर का कथन हमने देखा था। पहला पॉइंट तो यही था कि गाल्टन साहब ने व्यक्तिगत भिन्नता पर सबसे पहले परीक्षण किए थे। स्किनर कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्ति के किसी भी संपूर्ण व्यक्तित्व के मापे जाने वाले पहलू को सम्मिलित करते हुए समझी जा सकती है। ड्रेवर कहते हैं कि औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भेद कहते हैं। ये आनुवांशिकता के आधार पर हो सकती है, वातावरण के आधार पर, प्रजाति राष्ट्रीयता के आधार पर, आयु बुद्धि परिपक्वता के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक शिक्षा के स्थिति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, गत्यात्मक योग्यता के आधार पर, फिर पृष्ठभूमि के आधार पर, मानसिक विकास के आधार पर, संवेगात्मक पक्ष के आधार पर, विशेष योग्यता के आधार पर, ग्रहण शक्ति के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे जिसमें हमने जाना कि विचलनशीलता भी इसके अंतर्गत आती है, प्रासामान्यता भी होती है, यानी कुछ एक कक्षा में सामान्य ही स्तर पर व्यक्ति होंगे, बहुत अच्छे स्तर पर भी बहुत कम लोग होंगे और बहुत बुरे स्तर पर भी बहुत कम लोग होंगे, और इसके कारण वृद्धि की दर में हमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, अधिगम की दर में भिन्नता देखने को मिल सकती है, और एक व्यक्तिगत भिन्नता का असर उस व्यक्ति के अन्य गुणों पर भी पड़ता है। आनुवांशिकता और वातावरण ही वो दो प्रमुख पहलू हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण को देखा था कि संख्या सीमित हो छात्रों की, पाठ्यक्रम का निर्धारण उसी आधार पर हो, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का चयन हो, बालक बालिकाओं की रुचि अभिरुचि अभिवृत्ति के अनुसार शिक्षा हो, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा को दिया जाना चाहिए, और गृह कार्य बालक की योग्यता, क्षमता और परिपक्वता और रुचि के आधार पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।